मैं मोहनलाल वर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, M.Com चतुर्थ सेमेस्टर वैकल्पिक प्रश्न पत्र बैंकिंग एवं बीमा ऑप्शनल पेपर्स सी बैंकिंग व्यवहार प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 2 खातों का संचालन शीर्षक पर अपना वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले कि ग्राहक का खाता माने बैंक में ग्राहक के द्वारा कौन कौन से खाते खोले जाते हैं उनका विस्तृत चर्चा इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। इसके पहले ये जानना जरूरी है कि वास्तव में किसी बैंक के और ग्राहक के खाते खोलकर ही मुख्य व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। ग्राहक द्वारा खाता प्रायः नगद राशि जमा करके खोला जाता है। बैंकर और ग्राहक के मुख्य संबंधों में से ऋणी और ऋणदाता का संबंध होता है। ग्राहक द्वारा जमा कराई गई राशि का बैंक अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है, किंतु ग्राहक द्वारा पुनः मांग करने पर वह राशि लौटाने को बाध्य है। बैंकर इन्हीं जमाओं से जो भी डिपॉजिट से अपने संसाधन जुटाता है और छोटी छोटी राशियों की जमाएं प्राप्त कर बड़ी मात्रा में बैंक के द्वारा उधार देकर राष्ट्रीय पूंजी निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो वर्तमान में बैंक खातों का जो संचालन होता है वह 4 प्रकार से मुख्यतः होता है। सबसे पहला सावधि जमा खाता, दूसरा बचत खाता, तीसरा चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता। इस प्रकार से 4 प्रकार के खाते बैंकों में ग्राहकों के द्वारा खाते खोले जाते हैं। तो सबसे पहले सावधि जमा खाता अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट किसको कहा जाता है? फिक्स्ड डिपॉजिट का तात्पर्य होता है कि निश्चित अवधि में के लिए राशि जमा करने के लिए खोले गए खाते को सावधि जमा खाता कहा जाता है। तो सावधि जमा खाते में खातेदारों का उद्देश्य ब्याज कमाना होता है, अधिक से अधिक ब्याज अर्जित करना होता है। और इस प्रकार की जो खाते होते हैं उसमें जमा राशि की अवधि जो होती है 3 माह, 6 माह, 12 माह अर्थात 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवधि होती है। लेकिन न्यूनतम अवधि 45 दिन की होती है। इससे कम अवधि के लिए सावधि जमा खाते में राशि जमा नहीं की जाती। बैंक को जमा राशियों पर अधिक कैश रिजर्व फंड रखने की आवश्यकता नहीं होती। तो सावधि जमा खाता अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलना एवं उसका संचालन किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले सावधि जमा खाते खोलने के लिए आवेदन पत्र का फॉर्म भरना जरूरी होता है। तो आवेदन पत्र की जो फॉर्म भरा जाता है तो इस फॉर्म के अंतर्गत तो एक उसमें निर्धारित प्रपत्र होता है, उस निर्धारित प्रपत्र को भर करके जमा करना पड़ता है। और इस आवेदन पत्र में जमाकर्ता का नाम, पता, जमा राशि, अवधि, हस्ताक्षर करना होता है। ग्राहक के नमूनों के हस्ताक्षर भी लेता है। स्थायी जमा रसीद ग्राहकों को प्रदान किया जाता है और जिसमें जमा राशि, अवधि, ब्याज दर एवं जमाकर्ता का नाम उल्लेख रहता है। अवधि समाप्त होने पर उक्त जमा रसीद को बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे बैंक ब्याज सहित मूलधन ग्राहकों को लौटा सके। तो वास्तव में जमा रसीद की मुख्य विशेषता क्या होती है, मतलब जमा रसीद की विशेषता क्या होगी?
तो जमा राशि की भी मुख्य विशेषता होती है, सामान्य रसीदों की भांति इस पर कोई रसीद टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यह अहस्तांतरणीय होती है, किसी को इसे हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। सावधि जमा खाता कौन खोल सकता है? तो सावधि जमा खाता जो होता है, कोई भी व्यक्ति अपने नाम से सावधि जमा खाता खोल सकता है। संयुक्त नाम से भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होता है, वे संयुक्त नाम से भी खाते खोले जा सकते हैं। कोई भी संघ होता है, यूनियन होता है, क्लब होता है, प्रन्यास होता है, फर्म होते हैं, कंपनी है, निगम भी है, ये खाते खोल सकते हैं। इसमें नामांकन की सुविधा भी होती है। तो नामांकन की सुविधा जो होती है, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 452A में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। तो एकल जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ता होते हैं, इस खाते में जमा करते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को नामांकन करा सकता है। जमाकर्ता की मृत्यु पर जमा राशि भुगतान कर सके। इसमें जमाकर्ता जो रहता है, वे सावधि जमा खाता खोलने या उसके संचालन करने के लिए ये एक सुविधा होती है कि जो छपा हुआ आवेदन पत्र फॉर्म भरता है और जिसमें जमा कराई गई राशि की मात्रा, अवधि जमाकर्ता के हस्ताक्षर देने होते हैं। रकम जमा कराने के पश्चात बैंक अलग से ग्राहक के नमूने के हस्ताक्षर लेता है एवं एक स्थायी जमा रसीद ग्राहक को प्रदान करता है, जिसमें जमा राशि, अवधि, ब्याज दर, जमाकर्ता के नाम का उल्लेख होता है। अवधि समाप्त होने पर उस जमा रसीद को बैंक की खिड़की पर प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत करने पर जिसमें बैंक ब्याज सहित मूलधन की राशि ग्राहक को लौटा सके। जमा रसीद की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें सामान्य रसीदों की भांति इस पर कोई रसीद टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यह अहस्तांतरणीय होती है और इसे बेचान या किसी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। इस रसीद को हस्तांतरित नहीं कर सकते। बैंक केवल ग्राहकों को ही भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। तो इसमें नामांकन की सुविधा दी गई है। तो नामांकन की सुविधा दी गई है, इसके संदर्भ में बताए थे कि बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की नई धारा 452A जोड़ करके जमाकर्ताओं के लिए नामांकन की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अनुसार कोई भी एकल जमाकर्ता या संयुक्त जमाकर्ता किसी भी व्यक्ति का नामांकन कर सकेंगे, जिससे जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में बैंक कंपनी उनकी निक्षेप राशि को भुगतान कर सके। दूसरा जो रहता है, इस प्रकार के नामांकन से जमाकर्ता या सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु पर नामित व्यक्ति की उनको जमाओं को बैंकिंग कंपनी से प्राप्त करने का अन्य सभी व्यक्ति को एक्सक्लूसिव अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा स्थिति हो सकती है, नामित जो व्यक्ति होते हैं, नॉमिनेशन जिसके नाम से किया है, जमा राशि का भुगतान करके बैंकिंग कंपनी पूर्णतः दायित्व से मुक्त हो जाती है। नामित व्यक्ति के विरुद्ध उक्त जमा रसीद का दावा प्रस्तुत करने पर या नोटिस न तो बैंकिंग कंपनी प्राप्त करने के लिए बाध्य है और न ही उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति प्राप्त करेगा। तो जमा रसीद की जमानत पर ऋण की सुविधा होती है। तो जमा रसीद पर ऋण किस प्रकार की ऋण की सुविधा होती है? तो बैंक प्रायः जमा की गई रसीद को जमानत पर ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहकों की रसीद पर भुगतान प्राप्त हुआ लिख करके हस्ताक्षर करने होते हैं और स्टाम्प लगाकर रसीद को
बैंकर के पास छोड़ देना होता है। किंतु यह ध्यान रखना होगा कि स्थायी जमा के परिपक्वता तिथि पर या उसके पूर्व ही बैंकर फेल हो जाए तो ऋण की रकम का ग्राहक को स्थायी जमा के विरुद्ध समंजन नहीं किया जा सकता। बैंकर को चाहिए कि वह जमा रसीद को अपने पास पड़े रहने का पृथक अधिकार पत्र लिखवा ले। फिर सावधि जमा पर का अभी हस्तांकन के संदर्भ में है कि जो सावधि जमा का रसीद जो होता है वह अहस्तांतरणीय होता है, मतलब इसको हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और न ही पृष्ठांकित किया जा सकता है। लेकिन यदि जमाकर्ता जो होता है वह अपनी संपत्ति को जिस प्रकार से लड़के या लड़की या अन्य किसी व्यक्ति को वैधानिक अधिकार या एक अधिकार पत्र के लिख करके दे सकता है, उसी प्रकार जमा रसीद के लिए भी अधिकार पत्र लिखा जा सकता है। तो इसे अभी हस्तांकन का समुद्देशन करना कहते हैं। परिपक्वता तिथि पर सावधि जमा का भुगतान। परिपक्वता तिथि का तात्पर्य है जब जितनी अवधि के लिए स्थायी जमा खाता के माध्यम से राशि जमा की गई है तो उसकी अवधि की समाप्ति पर ब्याज सहित मूलधन की राशि बैंक ग्राहक को लौटाने के लिए उत्तरदायी है। किंतु इसके लिए ग्राहक को जमा रसीद प्रस्तुत करनी चाहिए। सावधि जमा रसीद खोने पर भी भुगतान किया जा सकता है। सावधि जमा रसीद यदि खो जाता है, नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है तो बैंक धनराशि का भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकता। हाँ, भुगतान से पूर्व साधारणतः क्षतिपूर्ति बॉन्ड्स ग्राहक से भरवाया जा सकता है। जैसे भी बैंक को कोई विशेष खतरा नहीं है, कोई खोई गई या चुराई गई रसीद का भुगतान कोई भी अन्य व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपरिवर्तनीय अथवा अहस्तांतरणीय होती है। जबकि वे पूर्व जमा रसीद खो जाने पर ग्राहक से क्षतिपूर्ति बॉन्ड या वचन पत्र भरवाकर बैंक नई रसीद प्रदान कर सकता है और भुगतान की अवधि आने पर बिना रसीद जमा कराए भी ग्राहक को भुगतान किया जा सकता है। संयुक्त नाम से सावधि जमाएं, मतलब यदि संयुक्त नाम से रखी गई सावधि जमा की राशि सभी व्यक्ति के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करने पर बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। मतलब जितने भी सदस्य यदि ज्वाइंट अकाउंट यदि खोले हैं तो उनका हस्ताक्षर, सभी का हस्ताक्षर कर के बाद ही उनको भुगतान किया जाएगा। लेकिन यदि संयुक्त जमाकर्ता में किसी एक की मृत्यु हो जाते हैं तो जीवित रहे व्यक्ति को सावधि जमा की राशि भुगतान की जाएगी। यदि कोई खाता न्यासी के रूप में नहीं खोला गया है तो दो व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से जमा कराई गई राशियों को निम्न आधार पर भुगतान की जाएगी। दोनों में से किसी को, अर्थात जीवित बचे व्यक्ति को और प्रथम व्यक्ति को या जीवित बचे व्यक्ति को, प्रथम व्यक्ति को या जीवित बचे व्यक्ति को, जमाकर्ता दो में से जो भी हो। समय सीमा जमा रसीद को ग्राहक की मृत्यु के पश्चात दान स्वरूप समझना। सामान्यतः सावधि जमा की राशि हस्तांतरणीय होती है, अतः दान स्वरूप नहीं दी जा सकती। किंतु यदि दान वसीयत के रूप में उल्लेखित किया गया है तो जमाकर्ता को मृत्यु पर हस्तांतरित होता है। ऐसा हस्तांतरण वैधानिक होगा। सावधि जमा पर प्रतिबंध होता है। तो सावधि जमा पर प्रतिबंध होता है कि इस खाते में दोबारा राशि जमा नहीं कर सकता। मतलब इसका अर्थ होता है यदि कोई भी व्यक्ति एक बार सावधि जमा खाते में जमा किया गया है तो ऐसी स्थिति में दूसरी बार वह उस अकाउंट में या उसी जमा रसीद खाते में वह जमा नहीं कर सकता। एक निर्धारित अवधि के पश्चात
के पूर्व इसको नहीं निकाला जा सकता। जो निश्चित अवधि होता है जैसे, तो उस अवधि के पहले इसको निकाला नहीं जा सकता। और जमा धन राशि के संबंध में चेक भी निर्गमित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से सावधि जमा खाते पर ब्याज की दर अधिक होती है। प्रत्येक अलग अलग बैंकों के द्वारा ब्याज का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से सावधि जमा खाते वास्तव में एक प्रकार से सुरक्षित होता है और इसमें बैंक के द्वारा ज़्यादा राशि रोकड़ आरक्षित निधि के रूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। दूसरा जो खाते होते हैं, बचत खाता। बचत खाता जो होता है, यह निम्न एवं मध्य वर्ग के आय के व्यक्तियों को बचत की भावना को प्रोत्साहन करने के लिए इस खाते में राशि जमा की जाती है। और इसमें वेतनभोगी कर्मचारी के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ग्राहक कितनी भी राशि इसमें जमा कर सकते हैं, परंतु राशि का आहरण सप्ताह में 1 या 2 बार दी जा सकती है और ब्याज की दर इसमें अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसमें बचत खाते वास्तव में ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जो बचत करना चाहता है, जिसकी आय एक निश्चित होती है। उस राशि में से कुछ राशि वह भविष्य के लिए बचत करना चाहेंगे, तो उसके लिए एक अच्छा खाते के रूप में कहा जा सकता है। और यह खाता ज़्यादातर वेतनभोगी कर्मचारी के लिए उपयुक्त माना जाता है या निम्न या मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं इसमें अपनी बचत कर सकते हैं। और इसमें कितने भी बार आप इसमें राशि को जमा कर सकते हैं और इसमें न्यूनतम राशि भी होता है और इस आधार पर आप जमा करके और आहरण जो करना चाहेंगे तो इसमें ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है और आहरण सप्ताह में 1 या 2 बार प्राप्त की जा सकती है। तो खाते जो बचत खाते हैं उसको किस प्रकार से खोला जा सकता है, उसके खोलने की क्या प्रोसेस है, खोलने की क्या विधि होगी। तो इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले खाता खोलने के लिए के इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो बैंक से एक प्रिंटेड जो एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले प्राप्त करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन को प्राप्त करने के पश्चात उसमें जो फुलफिल होते हैं, जिसमें नाम लिखा होता है, पता होता है, व्यवसाय है, तो नमूने का हस्ताक्षर है, ये सब पूरे भर करके बैंक के पास जमा करना पड़ता है। और जमा करने के पश्चात इसमें पासबुक, चेक बुक की सुविधा प्रदान की जाती है। आहरण के समय पासबुक प्रस्तुत करना होता है, परंतु चेक की सुविधा जो होती है अर्थात होने पर पासबुक प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता। इसमें धन निकालने पर भी प्रतिबंध होता है कि धन निकालने के संदर्भ में बचत बैंक खाता में अधिक से अधिक धनराशि बनाए रखने हेतु धन निकालने के लिए जमाकर्ता को कुछ अधिकारों के साथ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, निश्चित अवधि में निश्चित बार ही धनराशि निकालने दी जाती है। वर्तमान में ये प्रतिबंध वार्षिक आधार पर ही या बारंबारता पर आधारित होते हैं। प्रत्येक 3 माह में 25 बार रकम का आहरण किया जा सकता है और स्टेट बैंक समूह जो होता है 1 माह में 3 आहरणों की इजाज़त देता है। और बचत खाते पर अधिकतम का निर्धारण होता है कि अधिकतम राशि कितनी आप जमा कर सकते हैं, उस राशि से अधिक राशि जमा नहीं कर सकते, अर्थात जमा पर भी प्रतिबंध होता है। तो जमा पर प्रतिबंध है। बचत खाते में कितनी ही बड़ी रकम जमा कराई जा सकती है, किंतु वह तीसरे पक्षकार को दे चेक की वसूली का दायित्व स्वीकार नहीं करता। बैंकर को पक्का विश्वास होता है कि तीसरा पक्ष स्वयं खाता खोलकर चेक वसूल करवाए, तो कुछ न कुछ राशि बैंक के पास अवश्य छोड़नी चाहिए। इस प्रकार से ब्याज दर का भी निर्धारण होता है। तो ब्याज दर का निर्धारण जो होता है
वह रिजर्व बैंक के रेट के आधार पर प्रत्येक बैंक जो होता है वह अपने अनुसार बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि ब्याज दर बहुत ही कम होती है और इस प्रकार से बचत खाता ऐसी संस्था जो एकल स्वामित्व वाली हो, साझेदारी संस्था हो, कंपनी हो और संगठन हो, तो वह भी बचत खाते खोल सकते हैं। तीसरा जो रहता है चालू खाता होता है। चालू खाता किसको कहा जाता है? तो बड़े बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपति द्वारा बैंकों के यहाँ चालू खाते पर ही खाते खोले जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार धन जमा कराने एवं रकम निकालने के लिए उतने कड़े नियमों का पालन नहीं करना पड़ता जितना कि सावधि जमा खाते एवं बचत खातों में करना पड़ता है। चालू खाता उन बड़े बड़े ग्राहकों की सुविधा के लिए होता है जो स्वयं नगद राशि रखने के काम से मुक्त होना चाहते हैं और उनसे निहित जोखिम से बचना चाहते हैं। तो चालू खाते बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी, कंपनी, सार्वजनिक मंडल, निगम तथा संस्थाओं द्वारा खोले जाते हैं, क्योंकि ऐसे ग्राहकों द्वारा बैंकों से बहुत अधिक संख्या में दैनिक लेन देन किए जाते हैं। इन खातों में ग्राहक का उद्देश्य बचत बढ़ावा नहीं होता है, बल्कि जोखिम से बचाना होता है या बचना होता है। चालू खाते का आशय क्या होगा? ऐसा खाता जो हमेशा बैंकिंग कार्यविधि में ग्राहकों की सुविधा के लिए खुला रहता है। इस प्रकार से खाते में जमा रकम को मांग जमाएं कहते हैं, क्योंकि ग्राहक के द्वारा चेक के मांग करने पर जमा रकम को बैंक चुकाने के लिए बाध्य है। इसमें जमा राशि पर बैंक जो होती है कोई ब्याज नहीं दिया जाता। कुछ बैंक जो होते हैं मतलब चालू खाते पर ब्याज दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? तो चालू खाते की जमा बाकी पर बैंकों द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता। रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनके अनुसार 14 दिन के लिए जमा राशि पर या 14 दिन या इससे कम दिन की सूचना पर निकाले जाने वाली राशियों पर रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना ब्याज नहीं दिया जा सकता और यह न्यूनतम जमा शेष रहने पर बैंक मामूली ब्याज दे दिया जाता है। इसका कारण है कि चालू खाते की राशि को ग्राहक कभी भी निकाल सकता है, अतः बैंक को ज़्यादातर तरलता बनाए रखनी पड़ती है और लाभप्रद निवेश कर पाता है। इसमें चालू खाते पर अधिविकर्ष की सुविधा होती है। बैंकर्स अपने ग्राहकों को चालू खाते पर बैंक ड्राफ्ट अर्थात ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, किंतु बैंक को चाहिए कि यदि ग्राहक की सावधि जमा भी है तो वह ग्राहक से सावधि जमा और चालू खाते में समंजन का अधिकार पत्र अर्थात लेटर ऑफ सेट ऑफ प्राप्त कर ले। यदि ओवरड्राफ्ट चेक लिखने के बाद ग्राहक दिवालिया हो जाता है तो भी बैंकर उस राशि पर समंजन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से चालू खाते में बिना किसी समझौते के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान कर सकता है, क्योंकि यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा उन ग्राहकों को प्रदान की जाती है जो प्रशंसनीय होता है, विश्वसनीय ग्राहक होते हैं। उनको इस प्रकार की सुविधा दी जाती है जो समय सीमा पर वह ऋण को देय होने पर भुगतान कर सकें और इस प्रकार से ग्राहक जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक से प्राप्त कर सकता है। अनुषंगी प्रभार होता है, अर्थात चालू खाते में किसी ग्राहक को जमा रकम न्यूनतम राशि से कम है तो उससे निश्चित दर पर फीस देना पड़ता है, क्योंकि बैंक को ग्राहकों की अन्य कोई सेवाएं जो होती है निःशुल्क करनी पड़ती हैं। अतः बैंक यह चाहता है कि चालू खाते में एक न्यूनतम सीमा तक
रकम हर वक्त जमा रखी जाए। और ऐसा न करने की दशा में बैंक जो होता है कि खाते से अलाभप्रद हो जाते हैं, तो एवं इस हानि से बचने के लिए उसे अनुषंगी प्रभार अर्थात चार्ज के रूप में वसूल करने पड़ते हैं। चालू खाता खोलने की विधियाँ। चालू खाता खोलने के लिए सबसे पहले किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। तो चालू खाता खोलने की जो प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत सबसे पहला नियत प्रपत्र में आवेदन करना पड़ता है। मतलब यदि कोई भी व्यवसायी उद्योगपति अपने व्यापार के लिए यदि चालू खाता खोलना चाहता है, तो ऐसी दशा में बैंक के द्वारा एक नियत प्रोफार्मा होती है। उस प्रोफार्मा के अंतर्गत उनको आवेदन प्रस्तुत करने होंगे और आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो उस आवेदन के साथ साथ बैंक के द्वारा आवेदक का परिचय या संदर्भ लिया जाता है। तो आवेदक का परिचय या संदर्भ जो लिया जाता है, तो ये संदर्भ जो लिया जाता है कि वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए होता है। दूसरा, उसके पास ओवरड्राफ्ट होने पर जोखिम और उन्मुक्त दिवालिया या व्यावसायिक कमजोरी की दशा में किया जा सकता है।